हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आज टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर आपके बीच लेके आए हैं। जो लेक्चर है आज का वो बेटा फिजिक्स का लेक्चर है। आज के जो लेक्चर होने जा रहे हैं वो आपको फिजिक्स के लेक्चर हैं और ये लेक्चर आपको बिल्कुल कंबाइंड प्रॉब्लम का है। लगभग इसमें 50% आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होंगे, 50% क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल है और 50% क्वेश्चन जो इसमें लिए गए हैं वो आपको 50% क्वेश्चन आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, 50% आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस का कम्बिनेशन रखा गया है और 50% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का कम्बिनेशन रखा गया है। और दोनों को जब मिला देंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी मिक्सचर का जो स्वाद होता है वो बेहतरीन लगता है। जब खट्टा मीठा तीता सब एक साथ मिल जाए तो उसका स्वाद अनोखा हो जाता है। तो आज का ये लेक्चर वैसा ही आपको बिल्कुल अनोखा होने जा रहा है। तो चलिए इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन इसमें लाया गया है। नो डाउट कि आपका क्वेश्चन खराब होगा। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है 50 वाट के एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ने पर बल्ब में प्रवाहित होने वाले धारा का मान बताइए कि कितना होगा। नहीं, यही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है और ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। आपको करंट निकालना है, पावर दिया गया है, यानी क्वेश्चन में क्या सब दिया गया है? तो क्वेश्चन में दिया गया है बेटा P बराबर 50 वाट आपको दे दिया गया है कि पावर आपको 50 वाट है और आपको भी कितना दिया गया है तो 200 आपको वोल्ट दिया गया है। ठीक है, और आपको आई पूछ रहा है कि निकालिए। तो आई निकालने से पहले बेटा आपको आर निकालना होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन यही था, हो सकता था इतना भी दे देता। इसी चीज़ को भाषा के रूप में दिया तो इतना। कभी कभी फिजिक्स का क्वेश्चन, कभी कभी नहीं, प्राय फिजिक्स का क्वेश्चन, भौतिक का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं बेटा? उसमें बहुत कुछ समझाना पड़ता है, समझा के बना के क्वेश्चन को रिजॉल्व कर करके देता है, इसीलिए क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। वैसे फिजिक्स बहुत आसान होता है, नो डाउट कि आसान नहीं होता। इसके सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं, भौतिक दुनिया जो बाहरी रूपरेखा का चीज है वही तो फिजिक्स कहलाता है। जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो सभी ने देखा, लेकिन अंदर में जो केमिकल का खाना खाते सबको देखते हैं लेकिन खाना पचते नहीं देखते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो पचा हुआ चीज जब मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूं तो फिजिक्स कौन बड़ी चीज है। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले याद होगा आप लोग को, ये तो करना ही है, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि एक एक को जोड़ेंगे। एक एक को जोड़ने की पद्धति रुकनी नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू चलना चाहिए। एक बच्चे को जोड़ेंगे, एक बच्चे को जोड़ेंगे। तो मैं भी कुछ जोड़ने का काम लगातार करने जा रहा हूं और जोड़ने का काम ये सिलसिला चलता रहेगा और आप भी चलेंगे तो बॉन्डिंग बेहतर होगा, तो बहुत बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो पावर दिया हुआ है बेटा, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट निकालना है और रेसिस्टेंस पता चल जाएगा, करंट निकल जाएगा। तो V बराबर ओम्स के नियम से, जरा ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम ओम्स लॉ यानी ओम के नियम से क्या होता है? तो ओम का नियम यहाँ लगाना होगा। किसका नियम? तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा वो फटाफट लिख देते हैं। और हमको लाना क्या है? V बराबर IR हो जाता है। V हमको पता है, I निकालना था, तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा? V/R हो जाएगा। अब आपको दिया हुआ क्या है? तो P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R निकाल लीजिए और R और V पता चल जाएगा, I निकल जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता होगा क्या कि P बराबर जो होता है वो V²/R होता है। यहाँ से R निकल जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा? तो V²/P हो जाएगा। आपको पता है V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 200 × 200
अपॉन पी का मान कितना दिया हुआ है तो वो भी आपको पता है 50 वाट दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था 50 वाट। किलो वाट होता तो वाट में लाते, नहीं है तो 50 से काट दीजिए, 50 चौका 100, 2 चौक 8, यानी 800 ओम आपका क्या हो गया। तो 800 ओम आपको आर पता चल गया बेटा। जब आपको आर पता चल गया तो निकालना क्या है वो निकाल दीजिए, आई निकालना था। भी आपको कितना दिया हुआ है तो भी आपको दिया हुआ है 200, ये आपको कितना दिया हुआ है 200, ये कितना आ गया 800। अब काट दीजिए, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 0.25 क्या एम्पियर, 0.25 एम्पियर है ऑप्शन। बिल्कुल है सर। देखिए क्या क्वेश्चन में कुछ था क्या, बिल्कुल नहीं था। ऑब्वियसली क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन कब, जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तब। तो मैंने यहाँ पर दो फार्मूला का इस्तेमाल किया, वो दोनों सूत्र हमारा क्या था, मैं उसको मार्क कर देता हूँ। जो रेड कलर से शुरू से लास्ट तक मार्क करेंगे, याद रखिएगा उस टॉपिक को सीधे दिमाग में आपको डाल देना है। जैसे आपके पास फार्मूला ये होना चाहिए, ये आप जानेंगे तब बनेगा नंबर 1 फार्मूला। नंबर 2 फार्मूला जो इसमें यूज किया गया वो आपको इस फार्मूला का यूज किए, और नंबर 3 फार्मूला जो इसमें यूज किया गया वो आपको इस फार्मूला का है। एक्चुअली में 2 फार्मूला थे, दोनों फार्मूला को हमने रेगुलेट किया और जहां तक पहुंचना था आसानी से वहां तक पहुंच गए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा पहला खूबसूरत सा क्वेश्चन खत्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैंने कहा है 50% न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। अगर 20 से 30 क्वेश्चन करवाएंगे तो 30 में 15 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल होंगे और 15 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का क्या है, वो क्वेश्चन है बेटा विरामावस्था में। विरामावस्था कहने का मतलब कि U आपका 0 होगा। U क्या होगा 0 होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं 10 किलोग्राम का पिंड, यानी कोई बॉडी है जिसका मास कितना दिया गया, ध्यान से जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत मजा आएगा। मास इतना दिया हुआ है पर 10 न्यूटन का बल, यानी फोर्स आपको कितना लग रहा है तो बेटा 10 न्यूटन का आपको बल लग रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 4 सेकेंड तक लगने पर, यानी टाइम कितना दिया हुआ है तो टाइम बेटा दिया हुआ है आपको 4 सेकेंड दिया हुआ है, 4 सेकेंड दिया गया है। लगने के कारण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा वो आपको निकालना है बेटा। आपको W निकालना है। क्या निकालना है W, कार्य। यही था क्वेश्चन में। U आपको दिया हुआ था 0, M दिया हुआ था 10 kg, फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड और कार्य आपको निकालना है। तो आपको जैसा कि मैंने पढ़ाया है कि कार्य क्या होता है, तो चलिए आपको पता होना चाहिए कि W जो होता है वो W आपको Fs के बराबर होता है। W किसके बराबर होता है तो W आपको किसके बराबर होता है, W बराबर F.S होता है, Fs यानी बल गुने विस्थापन। तो बेटा हमको तो बल पता है, एक चीज अगर पता होता, विस्थापन अगर पता होता, तो विस्थापन जैसे ही हमको पता चल जाता वैसे ही हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते थे, लेकिन हमको विस्थापन नहीं पता है तो एस तो आपको निकालना होगा। तो मेरे लिए एक बड़ी समस्या हो गया कि जो डाटा आपको दिया गया है उस डाटा से आपको एस निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। निकालने की कोशिश करते हैं तो बेटा मास दिया है तो मास का भी यूज कहीं होगा, जरूर यूज होगा, क्योंकि मास जब इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी का यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी तो हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम अगर पता चल जाएगा तो एस निकल जाएगा। तो एस के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे सिखाते हैं वैसे सीखिए हमारे साथ। क्वेश्चन बनना बहादुरी नहीं है बेटा। एस बराबर ut या प्लस हाफ AT² सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको u पता है, a नहीं पता है। यहाँ पर आपको a नहीं पता है बेटा, a नहीं पता है, u आपको पता है, a नहीं पता है। a आपको अगर पता चल जाए तो आप यहाँ पर डाल के s निकाल सकते हैं। और a निकालने का भी फार्मूला हमारे पास पता है कि F बराबर नॉर्मल फार्मूला जो होता है F बराबर ma होता है, मास गुने एक्सेलरेशन होता है F बराबर ma। तो यहाँ से a निकाल देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा F/m हो जाएगा। आपको F दिया हुआ है 10 न्यूटन और m दिया हुआ है 10 kg, दोनों को काट दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन का मान हमने निकाल दिया।
जैसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन पता चल गया वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, तो एस का मान निकाल सकते हैं। एस बराबर ये आपका दिया हुआ है 0, टाइम दिया हुआ था 4 सेकेंड, ये दिया हुआ है 1/2, ए आपको कितना आ गया, तो 1 आ गया, टाइम दिया हुआ है कितना 4 सेकेंड, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा, तो 8 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 मीटर। आपको 8 मीटर ये भी निकल गया। अब आपको एफ भी पता है और आपको एस भी पता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा, एफ बराबर दिया हुआ है 10 न्यूटन और एस बराबर दिया हुआ है 8 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 10 × 80 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 जूल हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास जो डाटा दिया गया था, तो ये गिवन डाटा है बेटा, ये आपका गिवन डाटा है। दिया गया जो था क्वेश्चन में, वो डाटा हमने यहाँ लिख दिया कि जो डाटा आपको क्वेश्चन में दिया गया था। हमने जो फार्मूला यूटिलाइज किया, वहाँ पहुँचने के लिए हमको रास्ते में 2 स्टेप कवर करना था, जिसमें पहला स्टेप हमने एफ बराबर एम ए का इस्तेमाल किया। दूसरा फार्मूला, ये बेसिक आपको बल का फार्मूला होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला इस्तेमाल किए। और तीसरा जो फार्मूला हम इस्तेमाल किए हैं, इसमें W बराबर एफ एस, यानी कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। ये 3 चीज़ रिमार्केबल चीज़ है। ये डाटा आपको दिया गया था, फर्स्ट स्टेप में ये किए, सेकेंड ये, और तीसरा स्टेप में यहाँ पहुँच गए। जिस आंसर को लाना था उस आंसर को हम भली भांति आसानी से ले आए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत क्वेश्चन देखने से लग रहा है, लेकिन ये भूलना नहीं है बेटा, सिंगल पीस 1 to 1 कनेक्शन होना चाहिए। 1 to 1, एक बच्चे हमारे एक बच्चे को जोड़ेंगे, एक बच्चे हमारे एक बच्चे को जोड़ेंगे। जरूर आप विश्वास दिलाते हैं, जो भी आपके लोकेलिटी के या बाइली जो भी लोग हैं, जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं इस लेवल का, अभी जो इस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं उसको डोमिनेट कर सकता हूँ, बिल्कुल आगे निकल सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपका सहयोग होगा तो, और सब चाहता है कि अपने लोग हमारे बहुत ऊपर है। तो चलिए, समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ऑलरेडी समझदार। कहता है अगर 1 किलोग्राम, कितना किलोग्राम बेटा, तो 1 किलोग्राम आपको दिया क्या है, 1 किलोग्राम, यानी मास आपको कितना दिया है, तो मास गिवन डाटा में मास आपका 1 kg दिया गया। डाटा को लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पर 1 न्यूटन बल, यानी फोर्स आपको कितना दिया गया है, तो बेटा 1 न्यूटन आपको फोर्स दिया गया, ठीक है। 1 सेकेंड तक, यानी टाइम आपको कितना दिया गया है, तो 1 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। पर लगाया जाए तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, तो बेटा इसमें बहुत कम है, एस निकालना है। क्या निकालना है, एस निकालना है। तो जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, शायद आपको यही चीज़ उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया था, जो इसमें नहीं दिया है, जो इसमें नहीं दिया है। लेकिन मास, फोर्स और टाइम, ये 3 चीज़ पीछे वाला में भी दिया था। वर्क डन पूछा था, तो ये 3 चीज़ की मदद से, इस तीनों की मदद से हम एस को निकालने की कोशिश किए थे वहाँ पर। और यहाँ पर भी हमारे पास कहता है अगर 1 किलोग्राम का कोई वस्तु है जिस पर 1 न्यूटन का बल लगता है और 1 सेकेंड तक लगाया जाए, तो पिंड के द्वारा जो दूरी तय किया जाएगा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो उम्मीद है कि पहले जो 2 क्वेश्चन आपको बताया गया है, उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। नो डाउट कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही चीज़ है। तो इस क्वेश्चन को जब ट्राई कीजिएगा तो वही कहानी जो पहले हमने सीखा था, तो हमारे पास पहला स्टेप होगा, हमको एस निकालना है। तो एस बराबर बेटा फार्मूला तो लगाना ही होगा, UT प्लस हाफ AT² ही आपका एक फार्मूला होगा। यहाँ से आप निकल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं, और हमारे पास निकालने के लिए भी वही था। और हम एक फार्मूला और भी जानते हैं कि F बराबर ma होता है। तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा, F/m हो जाएगा। F आपको कितना दिया हुआ है, 1 न्यूटन, मास भी 1 दिया हुआ है, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका ये आ जाएगा। ये इनिशियली शुरू में क्या था वस्तु का, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन शुरू में हमको मानना ही पड़ेगा कि इसका स्पीड 0 रहा होगा। टाइम आपको 1 सेकेंड लगा, 1/2 लगा, 1 × 1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी क्या हो गया, 1/2, इतना आपको मीटर हो गया। इट मीन्स क्या, 0.5 मीटर वस्तु दूरी तय किया होगा। 0.5 मीटर दूरी 1 सेकेंड में, तो 1 kg के वस्तु पर
1 केजी के वस्तु पर, यानी 1 केजी के वस्तु पर 1 न्यूटन का फोर्स अगर 1 सेकंड तक लगाया जाता है तो उस वस्तु के द्वारा जो दूरी तय किया जाएगा वो बेटा कितना किया जाएगा, 0.5 मीटर का। ये तब होगा जब वस्तु का इनिशियल प्रारंभिक गति जो होगा वो आपको 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। नो डाउट कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए, हमारा 3 का 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। तो अब कुछ थ्योरी का क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा लाइट से क्वेश्चन है। इससे पहले आपको जो क्वेश्चन था वह आप लोगों ने देखा। तो इससे पहले वाले में जो इस्तेमाल किए हम, वो किस किस का इस्तेमाल किए, ज़रा उस फार्मूला को एक बार देख ले कि रेड कलर से। तो हमने 2 फार्मूला इस्तेमाल किया, F बराबर ma और S बराबर ut प्लस हाफ AT²। जो रेड कलर से हम बार बार बता रहे हैं उसको माइंड करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आज फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बनाती आपतित हो रही है। अगर दर्पण को 30 डिग्री से अधिक घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने अंश से घूम जाएगा। तो याद कीजिए, मैंने जब लाइट को पढ़ाया था तो लाइट में आपको समझाया था। क्या समझाया था वो जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए थे, वहाँ पर हमने टॉपिक डाला था सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी रिमेंबर्ड इन योर माइंड, यानी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको दिमाग में हमेशा याद करके रखना है। और जब वो बताते थे तो बोलते थे कि दिमाग का दरवाज़ा खोल लो, और पढ़ा देते थे तो बोलते थे कि इसको बंद कर लो, जब आवश्यकता होगा तब उस दरवाजे को खोलिएगा। तो आज वो समय आ गया है कि आप अपने उस दरवाजे को खोलिए जो आपके दिमाग में हम पहले से डाल चुके हैं। तो कहता है कि कोई प्रकाश आपको समतल दर्पण दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? समतल दर्पण दिया गया है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आपको प्लेन मिरर है, नो डाउट कि कौन मिरर है हम नहीं जानते हैं, ठीक है। और प्लेन मिरर पर कहता है एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बनाती आपतित हो रही है। तो 30 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होगा, तो ये आपको लंब डाल दीजिए इस पर, ठीक है, नॉर्मल। और यहाँ से एक आपको किरण आ रहा है जो इस पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये बेटा 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। आपतित होती है अगर, कहता है अगर दर्पण को 30 डिग्री से अधिक घुमा दिया जाए, यानी ये जो आपका दर्पण दिया गया है ना, ये इसको घुमाया गया है। इसको क्या किया गया है बेटा? घुमाया गया है। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने क्या किया, इस दर्पण को ही आपको ऐसे घुमा दिया। ऐसे क्या किया? घुमा दिया। और ऐसे जब हम इस दर्पण को हम घुमाए हैं तो ये आपका प्लेन मिरर है। ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीका से दिमाग में जाएगा। कॉन्सेप्ट तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं। और ये जो मान आपको पहले से दिया गया है, ये थीटा जो है बेटा, ये थीटा आपको ग्रेटर देन 30 डिग्री, 30 डिग्री के अधिक से घुमा दिया गया। जब थीटा को 30 डिग्री अधिक से घुमा दीजिएगा तो इसके जो परावर्तित किरण होंगे, यानी परावर्तित किरण अंश कितना से घूम जाएगा। तो पहले जो लाइट आपका जा रहा था तो 30 डिग्री पर था, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका ऐसे मूव कर रहा होगा। कितना? ऐसे मूव कर रहा होगा। अब जो ये लाइट मूव करेगा वो आपको कितना डिग्री पर मूव करेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है थीटा कोण से, अगर लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है थीटा कोण से, ठीक है, उस समय आपको दर्पण जिस फॉर्म में है वो प्लेन मिरर उस फॉर्म में है। अगर थीटा एंगल से किसको मोड़ दीजिएगा? थीटा एंगल से आप अगर मोड़ देते हैं किसको, या लेमडा एंगल से या अल्फा या कुछ भी मान लो कि 10 डिग्री से अगर मिरर को घुमा दीजिएगा तो आपका रिफ्लेक्टेड रे 20 डिग्री से घूम जाएगा, सीधा डबल हो जाता है। सीधा क्या हो जाता है? डबल होता है। तो ये 30 का कहानी था, तो अब जो इसका कहानी हो जाएगा वो आप जरा ध्यान से देखेंगे। इसका कहानी जो आपको समझ में आएगा, 30 डिग्री से इसको ऐसे मूव कर दिया गया है, तो आपका इसका जो कहानी होगा वो लगभग कितना हो जाएगा? डबल। तो डबल में कितना हो जाएगा? तो 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
तो 60 डिग्री के बराबर। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा कि अगर एंगल घुमा दिया जाता है, यानी आपको मिरर को अगर दर्पण को घुमाते हैं थीटा एंगल से, तो उसका इंसिडेंट रेज का जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो आपको 2 थीटा से मूव कर जाता है। कितना से? 2 थीटा से। ऐसे किया गया होगा, तब आपको समझ में आया होगा कि कितना होगा। तो आप अगर इसको समझ सकते हैं कि थीटा से बढ़ा दिया गया है, तो इंसिडेंट रे भी बेटा इसका चेंज कर जाएगा। कैसे चेंज करेगा वो आप देखिएगा कि इस पर जो इंसिडेंट करेगा रे वो आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा, और इसका रिफ्लेक्टेड आप लिखिएगा तो ऐसे इधर आ जाएगा। तो ये जो एंगल आपको है तो 30 से कितना हो जाएगा, ये आपको 60 के करीब चल जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड भी जो इसका आएगा वो रिफ्लेक्टेड भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 के करीब चला जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इंसिडेंट है और ये आपका रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये ब्लू कलर वाला पहले का कहानी था, और ये आपको जो रेड कलर से दिखाया गया इस कलर से, वो ब्राउन कलर से बाद का कहानी था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो एक चीज़ और जान गया इसमें कि अगर इसमें क्या सीखे कि अगर इंसिडेंट रे, अगर प्लेन मिरर को, एक मिनट ध्यान से, इसके लिए क्या यूज किए हैं वो देखिएगा। अगर प्लेन मिरर को यानी समतल दर्पण को हम लोग थीटा से रोटेट करवाते हैं, थीटा से क्या करवाते हैं, घुमा देते हैं, तो उसका जो आपका परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो हो जाएगा वो रिफ्लेक्टेड रे कितना से मूव कर जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे बेटा 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना होगा कि अगर समतल दर्पण जो होगा, इसमें मान लीजिए जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण को क्या किया जाता है कि आप अगर थीटा से घुमाते हैं, थीटा से क्या करते हैं, घुमाते हैं थीटा कोण से, तो परावर्तित जो है, परावर्तित किरण जो हो जाएगा वो परावर्तित किरण बेटा कितना से घूम जाएगा, तो 2 थीटा से घूमेगा। कितना से घूमेगा, 2 थीटा से घूम जाएगा। यही इस क्वेश्चन का थीम था। तो ऐसे आपको अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। डायग्राम उधर है, ये इधर है, हम इतना बोल के भी निकल सकते थे, लेकिन ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी बेटा बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति मापने का, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति मापने का मात्रक है। तो पावर मापने के लिए बेटा यूनिट जो होता है वो कई एक यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। पावर मापने के लिए हम कई एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारा यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। दूसरा यूनिट जो हमारे पास आएगा वो आपका वाट है, तो किलो वाट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यूनिट जो हमारे पास आएगा वो आपको जूल पर सेकेंड आएगा, जूल पर सेकेंड आएगा। ये 3 यूनिट तो हम जनरली पावर में इस्तेमाल करते हैं। किसका यूनिट है, तो यूनिट ऑफ पावर, यानी शक्ति का इकाई आपको दिया गया है, या शक्ति का मात्रक आपको, ये 3 आपको दिया गया है। आपका जो व्हीकल्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइस आता है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस आते हैं, मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल डिवाइस आता है जैसे मोटर हो गया, आर्मेचर हो गया, बहुत सारे चीज़ जो आप खरीद के लाते हैं। पंपी सेट खरीद के लाते हैं, मोटर खरीदते हैं, आपको होंडा खरीदते हैं जो बिजली जनरेट करने वाला होता है, उसके बाद जनरेटर खरीदते हैं, पंपी सेट खरीदते हैं। ये और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आप खरीद के लाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मेजर किया जाता है एचपी के रूप में। और एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। एचपी का क्या मतलब होता है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि घोड़ा जो होता है, घोड़ा बड़ी उछाल मारता है, टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक चलता है ना, तो घोड़ा बड़ी उछाल मारता है। ठीक है, तो वो नटखट और हरकत और ज़्यादा पावरफुल, और घोड़ा का काम ही होता है लगेज को ढोना, लगेज को ढोना, इसी पर्पस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हॉर्स पावर यानी घोड़ा भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत चीज़ को ढोता है, तो हॉर्स पावर का इस्तेमाल किया गया। तो आपको लिखा हुआ रहता है कि ये मोटर या ये इंजन जो आप खरीद रहे हैं, जनरेटर खरीदते हैं, तो लिखा हुआ रहता है ये 10 एचपी का है। कितना हॉर्स पावर का है, 10 का है। ये 5 एचपी का है, ये 2 एचपी का मोटर है, ये 15 एचपी का मोटर है, ये 25 एचपी का मोटर है। तो उसी हिसाब से वो काम भी करता है, तो शक्ति भी ज़्यादा लेता है। तो जो हॉर्स पावर होता है, वो हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर जो होता है बेटा 1 एचपी जो होता है, वो कितना के बराबर होता है, तो 745.6
7 वाट के बराबर होता है। यानी 1 हॉर्स पावर, अगर मान लो 1 एचपी का मोटर खरीदते हैं तो वो आपको 745.7 वाट शक्ति देने की क्षमता रखता है। जब 2 कर दीजिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और यहीं पे अगर 20 एचपी का आप मोटर खरीदते हैं तो ये आपको कितना पावरफुल हो जाएगा वो ज़रा देख लीजिएगा। इतना 0.7 × 20 वाट हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 0 आपको इसको उड़ा दीजिएगा, ये इससे कट ही जाएगा। 2 सत्ते 14, 5 दूनी 10 1 11, 4 दूनी 8 1 9, यानी 14,900 कितना, 14,914 वाट पावर का आपको 20 एचपी का मोटर हो जाता है। पावर क्या होता है बेटा, तो पावर के विषय में भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी समझने का कोशिश कीजिए। तो पावर जो आपका होता है वो क्या होता है, तो पावर बेटा P बराबर W/T होता है। P बराबर क्या होता है, W/T, यानी द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इन पर यूनिट टाइम, यानी काम करने की जो हमारी क्षमता होती है, क्षमता या शक्ति उसी को कहा जाता है। जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो काम को बहुत जल्दी कर लेगा, जो कम शक्तिशाली होगा उसको काम करने में थोड़ा समय लगेगा। तो P जो होता है वो W/T होता है, ठीक है। वर्क डन बटा टाइम, W का यूनिट जूल होता है और इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या लिखते हैं, वाट लिखते हैं। और ये आपका पावर का कहानी है, तो ये आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया, यूनिट में इस्तेमाल किया। और डिवाइसेस जो आते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसका मेजरमेंट, जो उसके शक्ति का जो मेजरमेंट होता है वो आपको 9 वाट में दिया हुआ रहता है। हाँ रहता है, बल्ब में लिखा हुआ रहता है कि ये बल्ब इतना वाट का है, तो वो छोटा डिवाइस था तो वाट में लिखे। और जब बड़े डिवाइस आते हैं इलेक्ट्रिक के तो उसका यूनिट, उसके पावर को हॉर्स पावर में दिखाया जाता है कि ये 1 एचपी का मोटर है, ये 5 एचपी का इंजन है, ये 15 एचपी का इंजन है। एचपी क्या होता है, एचपी क्यों रखा गया, क्या होता है और वाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका टोटल कहानी था। तो आपसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से शक्ति मापने का मात्रक कौन है, तो शक्ति मापने का मात्रक न्यूटन है नहीं, कैलोरी है नहीं, जूल पर सेकंड होता है। तो इन सब में मिलता जुलता आपका कौन आ रहा है, वाट आ रहा है। बाद बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा, अब आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए तो आज के लिए हमारे पास सब का सब, तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट टर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है आवेग का मात्रक है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आवेग का मात्रक है, जैसे मैं समझा रहा हूँ ना आप वैसे समझिए। मैं बार बार कहता हूँ, इतना कॉन्सेप्ट आपके अंदर डाल देंगे कि आपसे कोई पूछेगा तो नॉन स्टॉप आप बोलिएगा और उसको रोकना पड़ेगा। ठहर जाओ समझ गए, ठहर जाओ समझ गए, कहेगा दिस इज़ द पावर ऑफ शारदा क्लासेस, दिस इज़ द पावर ऑफ शारदा क्लासेस। आप गौरवान्वित होंगे वहाँ की सर ने बताया था, बहुत बेहतरीन चीज़ था। तो चलिए आज कहता है आवेग का यूनिट होता है। बेटा आवेग क्या होता है, आवेग को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। आवेग को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ये आपका आवेग होता है, ये आपका क्या होता है, आवेग होता है। ध्यान से समझिएगा। और इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। लिख दिए हैं कि इम्पल्स ये होता है क्या, तो फोर्स गुने टाइम होता है, एफ गुने टी होता है, ठीक है। यानी कितना समय तक पर बल लगाया गया है, यही एफ टी आपको क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। यही एफ टी आपको क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है, ठीक है। अब जब इम्पल्स को आप अगर देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप हमारी बातों को ध्यान से समझते रहिएगा, को आज के बाद इम्पल्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। फोर्स क्या होता है बेटा, तो मास गुने एक्सेलरेशन होता है। टाइम क्या होता है, तो टी होता है। मैंने इससे पहले 1-2 लेक्चर फिजिक्स का दिया है जिसमें हम चर्चा किए थे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। वैसा क्वांटिटी जो स्वतंत्र होता है, दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनियस इंटेंसिटी, ये 7 से ही बना होता है। तो आप इसको अगर तोड़िएगा तो मास गुने एक्सेलरेशन, तो मास फंडामेंटल हो गया। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं हम लोग वेलोसिटी बटा टाइम, गुने टाइम लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम टाइम से कट गया तो ये क्या बचा, मास बटा वेलोसिटी बच गया बेटा। तो मास गुने वेलोसिटी आपका क्या होता है, तो पी होता है। यह आपका मोमेंटम होता है। याद करो, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हैं, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन आपको करवाए हैं।
ये आपको संवेग हो जाता है। क्या हो जाता है? संवेग हो जाता है। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जो इम्पल्स होता है वो आपको पावर भी यानी मोमेंटम भी होता है, यानी आई आपको पी के बराबर आ गया। आई किसके बराबर आ गया? पी के बराबर। आवेग और संवेग लगभग दोनों एक ही चीज़ है। आवेग और संवेग लगभग दोनों एक ही चीज़ है। अब सवाल उठता है कि बेटा आवेग और संवेग दोनों एक ही चीज़ है तो आखिर इसको अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है, अलग अलग इसका टॉपिक क्यों नाम रखा गया है? आवेग भी हमको पढ़ना है, संवेग भी हमको पढ़ना है। संवेग आपका मोमेंटम होता है, मास गुने वेलोसिटी होता है। ये इम्पल्स होता है, ये आवेग होता है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एफ गुने टी के बराबर होता है। ये आपको जानने की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चलेगा, यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलेगा कि मैं यहाँ से दो फार्मूला आपके सामने रिप्रेजेंट करके कि एक तो आपका इम्पल्स एफ गुने टी के बराबर हो, और जो है आई आपको किसके बराबर आ गया? तो आई बेटा पी के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा वो ध्यान से देखिएगा कि इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आएगा कि आई जो हो जाएगा एफ गुने डेल टी हो जाएगा, यानी जो संवेग में परिवर्तन होगा जितना से उतना ही परिवर्तन आपको आवेग में भी होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? तो m गुने डेल पी के डेल भी के बराबर हो जाएगा, और यही m गुने डेल भी आपका डेल पी के बराबर होगा। तो चेंज इन आपके जो आवेग में परिवर्तन होगा, तो जैसे ही आवेग में परिवर्तन होगा वैसे ही संवेग में भी परिवर्तन होगा। दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन अलग अलग पढ़ा गया है तो कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप जरा सा जानने की कोशिश कीजिए इसको, तब समझ में आएगा। वैसे इसका यूनिट का कहानी है, तो यूनिट बेटा हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिट पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यूनिट जो होगा इम्पल्स का वो आप क्या सब लिख सकते हैं, मात्रक जो इसका होगा वो मात्रक क्या सब हो सकता है वो पहले आप जान लो क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यूनिट आप अगर लिखिएगा तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, टाइम का सेकेंड होता है। तो पहला यूनिट तो आपका हो गया न्यूटन सेकेंड हो गया, न्यूटन सेकेंड हो गया। दूसरा यूनिट अगर इसका आप लिखिएगा तो मास गुने वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, या फोर्स का यूनिट लिखिएगा तो केजी मीटर पर सेकेंड गुने टाइम दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं। इसका यूनिट हम लोग दूसरा लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो भी आप जान लीजिए कि फोर्स जो होता है वो आपको मास गुने, यहाँ से देखो मास गुने वेलोसिटी, मास का केजी और इसका मीटर पर सेकेंड, मास का केजी और इसका मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक यूनिट ये लिख सकते हैं। तीसरा यूनिट अगर इसका लिखिएगा तो सेंटीमीटर में सीजीएस में, तो आपका सीजीएस में अगर यूनिट लिखिएगा तो ग्राम क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका 3 गो यूनिट हो गया किसका, इम्पल्स का, ये यूनिट हम लिख सकते हैं। तो आपको इससे क्वेश्चन था तो इससे क्वेश्चन था तो इसका आंसर तो बेटा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पल्स का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। नो डाउट यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक जो आपको समझ में आ रहा है, इसके बाद अब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इम्पल्स और पी ये दोनों क्या होता है उसको ज़रा समझते हैं। तो बेटा पी जो होता है वो मास गुने वेलोसिटी होता है। ठीक है, मास गुने वेलोसिटी होगा। तो मास न्यूटन्स का सेकेंड लॉ आप याद कीजिए कि अगर मास को बढ़ाइएगा तब भी आपको पी बढ़ेगा, वेलोसिटी को बढ़ाइएगा तब भी आपका पी बढ़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ट्रेन अगर धीरे धीरे चल रहा है फिर भी उससे टकराइएगा तो आपका देहांत हो जाएगा। मच्छर बहुत तेज़ी से चल रहा है, आप उससे टकराइएगा तो आपका देहांत तो नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मच्छर के पास स्पीड है, मास बहुत कम है। आपके पास मास है, मच्छर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा संवेग आपके पास है, उससे ज़्यादा संवेग आपके पास है, तो डैमेज वो होगा, डैमेज वो होगा। आप कम चांस है कि डैमेज होंगे। लेकिन तीसरा एग्जाम्पल जो दे रहे हैं बहुत ही डेंजरस एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम्पल आपका ये है कि गोली, बंदूक से जो गोली निकलता है बेटा उसका मास बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन उसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि हाथी को मारो तो हाथी मर जाएगा, कुंटल टन टन का हाथी होता है। नहीं, किसी दीवार में मारो तो दीवार को छेद देगा, आपके शरीर में मारेगा तो आप मर जाइएगा। तो उसका मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इसको मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए
अगर वेलोसिटी कम है, मास ज़्यादा है, तब मोमेंटम मेंटेन किया जा सकता है। अब वेलोसिटी ज़्यादा है, मास कम है, तब भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि कम मास के वस्तु को ज़्यादा देर तक, अगर कम मास के वस्तु को ज़्यादा देर तक क्या किया जाएगा, यानी कम ही स्पीड है लेकिन बहुत देर अगर चलाएंगे, चलाते रहेंगे, तब भी उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यही मोमेंटम आपका इम्पल्स में चेंज कर जाता है। वो कैसे इम्पल्स में चेंज करता है वो आपको हम बताते हैं कि इम्पल्स में ये चेंज करेगा। तो यहाँ पर भी आपको मोमेंटम जो है वो बल लग रहा है। बल अगर लगाइएगा, कम बल है, ज़्यादा समय तक लगाइएगा, तो जैसे क्रिकेटर हिट करता है बॉल को, ठीक है, क्रिकेटर अगर बॉल को हिट करता है तो क्रिकेटर हिट्स द बॉल, क्रिकेटर क्या करेगा, हिट करेगा बॉल को, क्या करेगा, हिट्स द बॉल। क्रिकेटर क्या कर रहा है, तो हिट कर रहा है किसको, बॉल को। तो क्रिकेटर जब बॉल को हिट करेगा तो टाइम बहुत कम होता है लेकिन फोर्स वहाँ ज़्यादा होता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जिसमें पी आपका कन्वर्ट कर जाता है किसमें, पी सीधा कन्वर्ट कर जाता है आपको किसमें, तो पी कन्वर्टेड टू आई, पी किस में कन्वर्ट कर जाता है, आई में। तो कम समय में अगर ज़्यादा फोर्स लगता है, अचानक हम चल रहे हैं, धक्का लग गया, ठीक है, तो ये सब आपको कहानी होते हैं। तो उम्मीद है आपको कि आवेग और संवेग दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक चीज़ को आपके सामने समझाने की कोशिश किया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि किस अवस्था में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जो होगा उसका मान अधिक होगा। तो बेटा ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, जरा हम उसका कहानी आपको समझा दे। ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलते हैं और इसको हम लोग कैपिटल ई से सूचित करते हैं। और इसका जनरल फार्मूला हम लोग dw/dq चार्ज में लिख सकते हैं। और एक फार्मूला जो होता है ई का वो हम ई भी लिख सकते हैं कि ई बराबर जो होगा वो V प्लस आई आर होता है, V प्लस आई आर होता है, जहाँ V आपका क्या होता है, तो वोल्टेज होता है, V आपका वोल्टेज होता है, I आपका क्या होता है, तो करेंट होता है, ठीक है, और R आपका क्या होता है, तो रेसिस्टेंस होता है, R आपका क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी पहला चीज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम एक एक चीज़ दिमाग में डाल दे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम से क्लियर, इलेक्ट्रो मतलब क्या, वैद्युत। अब मोटिव मतलब क्या, उसको मोटिवेट करने वाला, चलाने वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव। अब फोर्स मतलब क्या, बल, यानी एक ऐसा बल जो इलेक्ट्रिसिटी को चलाता हो। किसको चलाता हो, इलेक्ट्रिसिटी को चलाता हो। इट मीन्स क्या, आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी को रन करवाना हो, इलेक्ट्रिसिटी को रन करवाने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना हो, किसको मूव करवाना हो, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जिस बल का प्रयोग हम लोग करते हैं वही बल बेटा इलेक्ट्रोमोटिव बल कहलाता है। वही क्या कहलाता है, तो वही आपका प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, वही प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करेगा। सीधी सी बात है, जब चार्ज पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो चार्ज जैसे ही मोशन में आएगा वैसे ही वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा। तो चार्ज पार्टिकल्स जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो ये तीनों चीज़ पर डिपेंड करेगा। यानी वोल्टेज आपको चेंज कीजिएगा, वोल्टेज अगर बढ़ जाएगा तब भी आपका ई का मान बढ़ जाएगा, यानी ई का मान क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हो जाएंगे, वोल्टेज बढ़ने के बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका क्या कर जाएगा, तो बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वोल्टेज आपको इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ जाएगा, करेंट आपका अधिक होगा तब भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ जाएगा, और रेसिस्टेंस आपका अधिक होगा तब भी आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमने दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी दिखा दिया, फिजिक्स का भी दिखा दिया और केमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिस फोर्स की मदद से जो चार्ज पार्टिकल्स है या इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहेगा उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जिस बल का प्रयोग करते हैं वही बल आपका क्या कहलाएगा। जिस बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो यहाँ से वहाँ बिंदु के बीच का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को ढोने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराने के लिए जो बल उपयोग में लाते हैं
वही आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो एसआई यूनिट होता है बेटा, वो एसआई यूनिट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अगर हम लिखेंगे तो ये आपका वोल्ट होता है, और नहीं तो इसका यूनिट हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जूल पर कूलम का भी इस्तेमाल करते हैं। जूल पर कूलम लिखिए या फिर वोल्ट लिखिए, दोनों में से आपको यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप तो वोल्ट का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, और नहीं तो आपका जूल पर कूलम भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो यही आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। उम्मीद है आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिक जो होना चाहिए वो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आपका कहता है कि किस अवस्था में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बल अधिक होता है, तो कहेगा कि जो पॉइंट आपको दिया गया है उस पॉइंट के बीच और चुंबक के बीच, जो कुंडली है और चुंबक के बीच का जो आपका सापेक्षिक गति होगा वो गति आपको शून्य हो जाएगा। तो आप किसी भी चीज़ को अवरोधक नहीं होगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस बल का प्रयोग करते हैं, और इसको रोकने वाला अगर कोई नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्या कहता है, जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति आएगी। ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपको पहले भी हमने करवाया है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सौरमंडल। सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम। सौरमंडल मतलब क्या, सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौरमंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। तो बेटा ग्रह क्या होता है वो आपको पता है कि जो स्टार्स होते हैं, स्टार से छोटा हेवनली बॉडीज हमारा प्लेनेट कहलाता है। प्लेनेट से जो छोटा होता है उसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, उससे जो छोटा होता है उसको हम लोग एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स से जो छोटा होता है उसको मीटर्स बोलते हैं, और मीटर्स से जो छोटा होता है वो छोटे छोटे हेवनली बॉडीज होते हैं जिसको हम लोग रॉक स्टोन भी कहते हैं। बहुत सारे उसके नाम हैं छोटे छोटे जो आपको पढ़ा जाता है। अब कहता है कि सबसे नज़दीक कौन है, तो मैं आपके सामने पूरा चट्ठा ही लेके आ गया हूँ। ये बेटा आपका सूरज है, ये भी आपका सूरज है। आप ध्यान से देखेंगे सूरज के निकट जो है, निकट से दूर जाते हुए हम सभी ग्रह को डाल दिए। सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह आपका कौन होगा, तो सबसे नज़दीक बेटा बुध होता है। सबसे नज़दीक आपको सूरज के बहुत करीब जो ग्रह होता है वो आपको बुध ग्रह होता है, जिसको मरकरी बोलते हैं। और ये आपको स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ग्रह आपको मरकरी होता है, जो आपको लगभग चंद्रमा के आकृति का है। थोड़ा बहुत का अंतर है, जैसे डायमीटर मून का जो व्यास हम लिखे हैं यहाँ पर, वो मून का व्यास 3746 किलोमीटर है, और जो मरकरी का डायमीटर है वो आपको 3850 लगभग इसके समतुल होता है। तो सबसे नज़दीक आपका कौन है, तो आपका बुध ग्रह है। उसके बाद दूसरा नंबर पर आपको शुक्र है, वेनस है। तीसरा नंबर पर हमारा पृथ्वी है। सभी ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर जीवन संभव है, अदरवाइज जीवन संभव नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर पर आपको मार्स है, क्योंकि पृथ्वी के बाद सूर्य के करीब, यानी पृथ्वी के ऊपर जो हम जाते हैं तो मार्स पर सब पहुँच रहा है। तो मार्स पर अभी गया है, मार्स के बाद बृहस्पति पर जाने के लिए सोचना पड़ेगा, यानी बहुत दूर जाते जाते उसके बाद आपको अगला ग्रह जो इससे दूर होगा, तो सबसे नज़दीक में नज़दीकी से दूरी की ओर क्रम में सजा दिए। तो सूर्य से जो आपका सबसे नज़दीक होगा वो ये होगा, उसके बाद वेनस, तब पृथ्वी, तब मंगल, तब बृहस्पति जिसको जुपिटर बोलते हैं। और जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह होता है। शनि जो होता है उसके बाद है, शनि के बाद अरुण है, यूरेनस, और उसके बाद वरुण है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेपच्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपच्यून। तो सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन है, तो वरुण है, और सबसे नज़दीक आपको बुध है। तीसरा नंबर पर हमारा पृथ्वी है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह आपको कौन है, तो बुध ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आपको जुपिटर है, ठीक है। जीवन कहाँ संभव है, तो केवल पृथ्वी पर संभव है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्या है, तो अब एक थैंक यू तो बनता है। मैंने आप लोग को इतना कुछ बताया, एक एक करके स्लो एंड बेस्ट मोशन में आपको सारा चीज़ समझा दिया गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आएगा तभी तो हमको खुशी मिलेगी। तो ये थोड़ा सा बेटा टी ब्रेक का टाइम है, आप भी चाय पानी लीजिए, हम भी चाय पानी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्या कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी बेटा, मशीन का जो ऊर्जा होता है,
मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, यानी कौन सा? मशीनी ऊर्जा। ठीक है, कहता है ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला साधन होता है। यानी बहुत सारे ऐसे, जैसे पंखा है हमारा, मोटर है हमारा, तो मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर हमारा क्या करता है? जो हमारा मोटर है वो आपको क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल जो वैद्युत ऊर्जा होता है उस वैद्युत ऊर्जा को बदल देता है किस में? वैद्युत ऊर्जा की मदद से वो चलता है। और वैद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है, आपको परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है? इस आपको जो परिवर्तित कर देगा वो आपको किस में? तो मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। किस में कर देता है? मैकेनिकल का ऊपर हिंदी लिखा हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देगा। यहीं पे इसका जस्ट उल्टा जो आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहीं पे आपका जनरेटर जो होगा, क्या होगा? जो जनरेटर आपके होंगे वो जनरेटर क्या कर देता है? वो दूसरा काम कर देता है। जनरेटर आपको क्या कर देता है कि आपका जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल देता है? मैकेनिकल एनर्जी को, जो आपको जनरेटर चलाते हैं, डीजल पेट्रोल देते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देता है किस में? तो वो आपको परिवर्तित कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपके सामने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पूछ रहा था कि किसकी मदद से, तो या आपको समझ में आ गया कि मोटर का काम, मोटर बिजली से चलता है, पानी को खींच के लाता है, पानी को खींच के लाता है ना, या एक जगह से किसी सब्सटेंस को दूसरे जगह भेजता है, या कुट्टी काटने में इस्तेमाल करते, कोई भी काम मशीनी वर्क हम कर सकते हैं चला के। या मोटर चलता है तो आपको मिक्सर में भी मोटर लगा होता है, वो उसको नचाता है तो मसाला पिसाता है। ये जूसर मशीन में भी लगा होता है, जूस निकालता है। तो मोटर इलेक्ट्रिकल वैद्युत ऊर्जा को लेता है, मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है कि वो मशीन को चलाते हैं तो फ्यूल के द्वारा उसको चलाते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जनरेटर और मोटर दो काम किया। अब आपको यहाँ पर तो जनरेटर और मोटर का कहानी दिया नहीं है, तो अब आपको क्या कहता है कि आपको इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, एमीटर तो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है या दिखाता है कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। वोल्ट मीटर और चुंबक तो मैग्नेट होता है। डायनेमो आपका एग्जाम्पल होगा। तो डायनेमो आप देखे होंगे, तो डायनेमो का दूसरा नाम बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर भी होता है, इसको वैद्युत जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। और डायनेमो में क्या होता है, एक कम्यूटेटर लगा होता है, आप देखे होंगे या पढ़े होंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये रॉड है ना, तो इसमें जैसे चूड़ी हम लोग पहनते हैं ना, चूड़ी जो होता है बाला, तो वो आधा टाइप का इधर से रहेगा, आधा इधर से रहेगा, आधा इधर से रहेगा, आधा इधर से रहेगा, ऐसे ऐसे करके आप देखिएगा तो लगा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा नहीं, ऐसे इधर से लगा हुआ इतना बचा हुआ है, फिर इधर से लगा हुआ इतना बचा हुआ है, फिर इधर से लगा हुआ इतना बचा, उसी को कम्यूटेटर बोलते हैं। तो वो क्या करता है डायनेमो कि कम्यूटेटर की हेल्प से डायरेक्ट करंट को उत्पन्न करता है। डायरेक्ट करंट जो आपको दृश्य आवेश होता है, तो दृश्य आवेश वैसा आवेश होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज करता, यानी समान मात्रा का करंट जो है वो समान दिशा में बढ़ते रहेगा। एक ही दिशा में समान मात्रा की करंट अगर जाएगी तो उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो डायरेक्ट करंट से बेहतर क्या होता है, आपको अल्टरनेटिंग करंट होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी हम अभी समझाएंगे। तो ये आपको क्या करता है, कम्यूटेटर की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो आपको वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा से किस में बदल दिया, वैद्युत ऊर्जा, तो वैद्युत ऊर्जा में चेंज कर दिया। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया डायनेमो। अब कहता है कि इसी के सिद्धांत पर, डायनेमो के ही सिद्धांत पर बहुत सारे डिवाइस बनाए गए जो आपको, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, प्रत्यावर्ती धारा जनित हो गया। प्रत्यावर्ती धारा यानी क्या, इसी की मदद से, इसी सिद्धांत की मदद से एसी करंट को भी बनाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा जनित हो गया। उसके बाद रोटरी कन्वर्टर जो होता है वो इसी के सिद्धांत पर, ये सारे जो आपको डायनेमो जिस सिद्धांत पर काम करता है उसी के सिद्धांत पर ये सब यंत्र को बनाया गया। जो वैद्युत मोटर है, प्रत्यावर्ती धारा जनित है और रोटरी कन्वर्टर है, ये तीनों को बना दिया गया। अब कहता है कि अंत में जब देखा गया तो पता चला कि डीसी से ज़्यादा यूजफुल आपका एसी होता है। तो सॉलिड स्टेट प्रोसेस यानी ठोस अवस्था विधियों के द्वारा,
ठोस अवस्था विधियों के द्वारा डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर लिया गया। और ये डैनबो जो है वो आपका डीसी से एसी करंट भी देना शुरू कर दिया जब इसको हम ऐड कर दिए इसमें। तो पहले तो डैनबो क्या किया कि कम्यूटेटर की मदद से डीसी करंट को दिया और उसके सिद्धांत पर बहुत सारे वैद्युत यंत्र को बना दिए गए। और बाद में हम लोग क्या किए उसको कि ठोस अवस्था वाले बहुत सारे प्रोसेस का इस्तेमाल किए और उस करंट को एसी अल्टरनेटिंग करंट में बदल दिए। ये अल्टरनेटिंग करंट जो होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करते रहता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, परिमाण और दिशा दोनों बदलते रहते हैं, उसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, साइकिल में भी डैनबो लगा होता है। साइकिल जो था उसमें आपको डैनबो लगा हुआ था पहले, तो डैनबो साइकिल में जो लगा हुआ था तो आप देखते हो कि साइकिल के चक्का का जो रिम होता है वहाँ पर एक छोटा सा डायोड लगा हुआ ऐसे करके एक आपको दिखाई देता होगा, ऐसे नाचने वाला चक्री था ऐसे करके, और ऐसे करके आपको ऐसा डिवाइस जो है वो आपको डैनबो में दिखाई देता था, ठीक है। और जैसे ही इसको हम क्या करते थे, रिम से जोड़ देते थे ऐसे करके साइकिल के रिम से, तो ये ना जैसे जैसे साइकिल नाचता था तो इसको नचाता था। नचाने के बाद यहाँ से करंट इंड्यूस होता था और आगे वाला बल्ब हैंडल में लगा था वो जलने का काम करता था। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो डैनबो इज द बेस्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब होता है। सारा एग्जाम्पल्स आपको दे दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये सब बेटा थ्योरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोलर कुकर का ढक्कन शीशे का बना होता है, ऐसा क्यों। बेटा शीशा का बना होता है उसके कई एक रीजन है। आप सोलर कुकर को देखे होंगे तो वैसे सोलर कुकर का ढक्कन ऊपर वाला शीशा का रहता है, क्योंकि ग्लास जो होता है बेटा, ग्लास जो शीशा आपका है वो एब्जॉर्ब करता है किसको, हीट और लाइट को। एब्जॉर्ब हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, प्रकाश और उष्मा। क्या कहता है कि जो आपको कांच होता है, शीशे होते हैं, जो ग्लास आपका शीशे होते हैं, वो शीशे क्या करता है तो आपका अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है या आत्मसात करता है, उष्मा, ठीक है, उष्मा तथा प्रकाश को, उष्मा तथा प्रकाश को सोखता है। उष्मा या तथा प्रकाश को क्या करता है, आत्मसात करने का काम करता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि उष्मा इसको ये एब्जॉर्ब किया। दूसरा नंबर पॉइंट ये हुआ कि ये आपका शीशा जो होता है वो आपको शीशा क्या होता है सो आप देखिएगा। तो शीशा आपका क्या होता है तो पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट होता है ये। तो जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो सूरज का किरण आसानी से कुकर के अंदर चला जाएगा। और कुकर का मतलब भी होता है किसी चीज़ को सिझाना या बनाने के लिए, दाल बनाना, चोखा बनाना, मटर बनाना, ये बनाना, ये उबालना, वो करना, तो उसमें वो चला जाएगा। और उसके साइड के पोर्शन जो होते हैं वो आपको ब्लैक कलर के होते हैं। उसके किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के। और ब्लैक कलर इसलिए होता है कि ब्लैक कलर भी आपको गुड एब्जॉर्बर होता है हीट और लाइट का। गुड एब्जॉर्बर होता है किसका, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड लाइट, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड लाइट। हीट और लाइट का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। कौन, आपका ब्लैक कलर। तो ज़्यादा अमाउंट में उसको क्या मिल जाता है, सोलर एनर्जी मिल जाता है। किस फॉर्म में, तो प्रकाश और यानी रेडिएशन और किसके फॉर्म में, उष्मा के रूप में। तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो काम तेज़ी से करेगा। तो शीशे सौर ऊर्जा को आत्मसात करता है, सोलर एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। किसको एब्जॉर्ब करता है, हीट एंड लाइट, या एब्जॉर्ब आपका सोलर एनर्जी आत्मसात करेगा किसको, तो सौर ऊर्जा को क्या करता है, आत्मसात करने का काम करता है। आपके पास एक और क्वेश्चन होता है कि बेटा ब्लैक कलर बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है। ब्लैक कलर जो होता है बहुत अच्छा आत्मसात होता है, बहुत अच्छी तरह से हीट और लाइट को सोखता है। तो गर्मी के समय में काला छाता का काहे प्रयोग करते हैं। अगर वो ज़्यादा हीट और लाइट को सोखेगा तो मैं आपका इसका कारण बता दूँ कि गर्मी के समय में काला छाता, एक तो वो काला है तो वो ऑपेक होता है। काला सब्सटेंस जो होगा वह आपको ऑपेक होगा। ऑपेक कहने का मतलब ये हुआ कि वो इससे कोई भी सब्सटेंस आर पार नहीं दिखेगा, अपारदर्शी, इसको बोल सकते हैं अपारदर्शी। ये अपारदर्शी होता है तो एक तो उसका छाया बनेगा, अपारदर्शी है तो छाया बनेगा। तो आप ऐसे करके छाता को रखिएगा तो सूरज के प्रकाश को आप तक नहीं आने देगा और छाता के छाये में आप आ जाइएगा। उसके छाया, जैसे पेड़ का छाया होता है, छाया में आ जाएगा। और दूसरा आपका छाता हीट और लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपके बगल में है तो वो हीट और लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा, तो
आप तक हीट और लाइट को पहुंचने भी नहीं देगा, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और तीसरा, अगर वो छाता एब्जॉर्ब करेगा और आप उसके नज़दीक है तो आपको हीट लगेगा, तो उसके बीच में जो बेटा हवा होता है ना, वो आपको हीट और लाइट का इंसुलेटर होता है। वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है, जो उस छाता के हीट को आपके बॉडी तक नहीं आने देगा। इसलिए गर्मी के समय में हम लोग काला छाता का प्रयोग करते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक न्यूमेरिकल का फिर क्वेश्चन आ गया बेटा। एक 2 किलोवाट का हीटर है, 220 वोल्ट स्रोत से जोड़ने पर कार्य करता है। उसका हीटिंग एलिमेंट जो होगा वो आपको, हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध क्या होगा वो आपको निकालना है। तो आपको कुछ चीज़ें इसमें दे दिया गया है। वो क्या सब दिया गया है वो आपको शायद पता चल रहा होगा। पावर दिया गया है और आपको विभवांतर दिया गया है, दो चीज़ दिया गया है। तो क्या क्वेश्चन में दिया है, पहले बेटा उस डाटा को लिखिए। आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है क्या सब, उसको हम पहले माइंड कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको पावर दिया है, पी कितना दे दिया है 2 किलोवाट। इसको आप वाट में चेंज कर लीजिए, तो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, तो इतना वाट हो जाएगा। पावर इतना दिया हुआ है, हीटर इतना वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका वोल्ट दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट आपको दिया हुआ है। पूछ रहा है कि हीटिंग इफेक्ट के कारण जो प्रतिरोध होगा, यानी हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध, यानी कोई भी चीज़ अगर गर्म हो रहा है, गर्म तब होगा जब इलेक्ट्रिक करंट जाएगा और उसको कोई रोकेगा। तो हम इधर से जा रहे हैं और कोई हमको आने नहीं देगा, जाने नहीं देगा, तो दोनों के बीच में घर्षण होगा। और जब घर्षण होगा तो क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा, तब कोई भी चीज़ गर्म होगा। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस आपका उत्पन्न होगा वही आपको पूछ रहा था। तो बेटा एक फार्मूला मैंने आपको बताया है, अभी अभी आपसे सामने चर्चा किया था कि P जो होता है वो V² अपॉन R के बराबर होता है। ऐसे पहले भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है, नो डाउट। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे R बराबर क्या हो जाएगा V² अपॉन P हो जाएगा। V आपका कितना दिया हुआ है बेटा, तो 220 दिया हुआ है, तो 220 गुने 220 बटा P, तो P आपका कितना है तो 2000, P आपका कितना है तो 2000 वाट है। काट दीजिए इसको, ये कट गया, आपका क्या बचा 20 बटा 20 को 10 में बदल लो और इधर क्या लिख दो 11 लिख दो। अब शायद काटना, चलो 2 पंचे 10 काट देते हैं और ये 11 हो जाएगा। 11 जाए 121 और नीचे आ गया 5, इसको डिवाइड कीजिएगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, आपको इतना ओम यानी 24.2 ओम आपका रेसिस्टेंस आ जाएगा। आया समझ में? तो ये भी आपके बहुत खूबसूरत और अच्छे क्वेश्चन थे, हमने इसका इस्तेमाल किया, जो डाटा दिया था वो लिख लिए थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि घर्षणहीन क्षैतिज तल पर चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। बेटा घर्षण युक्त नहीं है, क्या कहता है घर्षणहीन है। तो जब आपको फ्रिक्शन लेस सतह होगा, घर्षणहीन कहने का मतलब आपको फ्रिक्शन लेस है। दो चीज़ दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक आपका फ्रिक्शन लेस है और दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, ठीक है। मान लो कि फ्रिक्शन लेस है लेकिन ऊपर अगर चढ़ना होगा, फ्रिक्शन लेस जगह है ऊपर चढ़ना होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, नहीं, यानी बिल्कुल आपको फ्रिक्शन है ही नहीं, बिना फ्रिक्शन का आप ऊपर चढ़ सकते हैं नहीं सर। तार के पेड़ पर, खजूर के पेड़ पर चढ़ता है तो उसमें पूरा फ्रिक्शन होता है, और नहीं तो दूसरे किसी पेड़ पर अगर हम चढ़ते हैं, बिल्कुल आपको प्लेन पेड़ हो, बिल्कुल प्लेन हो, दीवार पर काहे ना ऐसे बोर्ड है शीशा का, ऐसे तो इस पर चढ़ जाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे। तो फ्रिक्शन लेस और हॉरिजॉन्टल, या फ्रिक्शन लेस और हॉरिजॉन्टल यानी घर्षण हिज और क्षैतिज तल आपको दिया हुआ है, यानी ऐसा आपको सतह है जैसा मैं दिखा रहा हूं। और ये आपका इंटरलॉकिंग ऑफ प्लेसेज है, इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेज, आपको मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस को इंटरलॉक कर दिया गया है। कैसे? आप बरसात के समय में जानते होंगे काई लग जाता है, बरसात के समय में काई लग जाता है, तो काई जब लग जाएगा तो कभी कभी जाएगा और अपने पैर जब चलेगा तो सर एक के बार मूव करते रहेगा, एनर्जी लगता है उसमें? बिल्कुल नहीं लगता है। तो कहता है कि घर्षणहीन क्षैतिज तल पर चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो ऊर्जा बढ़ जाएगा, ऊर्जा अच्छा जाएगा, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ लगेगा कुछ नहीं होगा, जस का तस। आपको बिल्कुल एनर्जी न देना है और न ही लेना है, न देना है और न ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन था वो, ये फिर आपका किसका क्वेश्चन आ गया बेटा, तो फिर आपका जो क्वेश्चन आया वो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गया। क्या कहता है कि 1 ओम 2 ओम
और 3 ओम को समानांतर में जोड़ा जाता है। तो मान लो कोई पॉइंट बेटा ए है और इसमें क्या किया गया है, इसमें 3 गो रेसिस्टेंस जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये आपका ऐसे करके ए बी कोई पॉइंट है और इसमें 3 रेसिस्टेंस को जोड़ दिया गया है, जैसा कि मैं आपको जोड़ के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा, इधर उधर ध्यान कीजिएगा तब बेटा समझ में नहीं आएगा। अब आपको 3 रेसिस्टेंस हम यहाँ पर दे दिए, ये ए और बी, ये तीनों पैरेलल में जोड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा, ये तीनों पैरेलल है। ये आपको 1 ओम है, ये आपको 2 ओम है और ये आपको 3 ओम है। डायग्राम बन गया। और इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा, आपके पास 2 चीज़ है, हम जनरल फार्मूला से दिखाते हैं। 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 के बराबर होगा। नहीं तो डायरेक्ट भी इसका फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो R इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोड़ो R इक्विवेलेंट यहीं से बना लो। तो ये 1 हो गया, नीचे सबका एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, लघुत्तम 6 आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 11/6 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट निकालिएगा तो 6 क्या हो जाएगा? 11 ओम हो जाएगा। 6/11 ओम हो जाएगा। हमने किसका इस्तेमाल किया? तो जो फार्मूला इसमें इस्तेमाल किया गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका फार्मूला होता है कौन? तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 पैरेलल में 1/R2 1/R3 डॉट 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 1/Rn जो भी होगा, इस फार्मूला का इस्तेमाल किए हैं। ये पैरेलल का होता है। जब आप सीरीज में चलेंगे तो सीरीज में आपका R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn के बराबर होता है। तो ये बेटा सीरीज का कहानी होता है। ये किस में काम में आता है? तो 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ये सीरीज का कहानी है और ये आपको किसका कहानी है? तो समानांतर का कहानी है, पैरेलल का कहानी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपके हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? माइक्रोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप का बेटा क्या काम होता है? माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है? टेलीस्कोप का क्या काम होता है? नहीं, तो माइक्रोस्कोप आपको 2 वर्ड से बना हुआ है, आप शायद जानते होंगे, बहुत समझदार हैं आप लोग। ठीक है, माइक्रो और प्लस स्कोप से बना हुआ है। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, यानी तुक्ष्ण। ठीक है, तो तुक्ष्ण चीज़ को, स्कोप का मतलब होता है दृश्य बनाना। क्या? तुक्ष्ण चीज़ को दृश्य करके दिखाना, जो वैसे चीज़ जो दिखाई नहीं देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी क्या? तुक्ष्ण जीव, वैसा जीव जिसको खुले आंखों से और नंगे आंखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं। अगर उस जीव को देखने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग करेंगे तो एक तो उसको इनलार्ज कर देगा, बड़ा कर देगा, और दूर के वस्तु को नज़दीक ला देगा। ठीक है, तो बड़ा करने का और नज़दीक लाने का काम करता है। तो क्या कहता है? समीपस्थ सूक्ष्म वस्तुओं को देखना। ठीक है, समीप लाके सूक्ष्म वस्तु को क्या बना देता है? दृश्य बना देता है। वही आपको माइक्रोस्कोप काम करता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नीचे लिखी गई राशियों में से कौन सी सदिश राशि है? अब आपको नीचे जो राशि दिया गया है उसमें से इस वेक्टर कौन है वो आपको पूछा जा रहा है। वेक्टर कौन है वो आपसे पूछा जा रहा है। 2 राशि होता है बेटा, एक आपको सदिश होता है। सदिश का मतलब भी होता है दिशा सहित। सदिश का मतलब क्या होता है? दिशा सहित, यानी जिसमें दिशा होगा। ठीक है, दिशा होगा। एक आपका राशि होता है अदिश। अदिश का मतलब होता है क्या? दिशा विहीन। दिशा विहीन, वो दिशा सहित होता है, दिशा विहीन। यानी एक में आपको 2 चीज़ होगा। तो इसके पास दिशा सहित यानी क्या? मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे। मैग्नीट्यूड भी होंगे और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी क्या? दिशा भी होगा और परिमाण भी होंगे। क्या होंगे? परिमाण के साथ साथ इसमें क्या होगा? दिशा भी होगा। ठीक है, और इसमें आपको ओनली मैग्नीट्यूड होगा। ओनली मैग्नीट्यूड होगा, केवल परिमाण होंगे, डायरेक्शन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? केवल परिमाण होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो आपको पूछ रहा है कि आपका क्या है द्रव्यमान? तो द्रव्यमान मास 5 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 7 किलो, ये आपको मास स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपका अदिश है, ये स्केलर है, ये स्केलर है और ये आपका वेक्टर है। ये स्केलर है। तापमान आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। घनत्व आपका क्या है? मास गुने वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर। ये आपका स्केलर है और ये आपका क्या हो गया?
तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इस प्रकार आपका बहुत ही खूबसूरत सा सेट जो आपका फिजिक्स का सेट था, मैंने इसमें 50-50 करके दो पार्ट में क्वेश्चन को बांटा था। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सेट था। आप इसको पढ़ते रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते इसको एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।